बीजेपी में आपको कौन लाया? कौन नेता, किस नेता से आपकी बातचीत हुई थी? देखिए, हमारे सभी नेता से अच्छे संबंध हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब इतना मुखर रूप से भूमिहारों को आगे कर रही है, इस लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस में जाने की बजाय आप बीजेपी चुने। इसलिए बीजेपी में आए हैं क्योंकि हमारे समाज का विगत 40 वर्षों से वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। वैसे लोग, वैसी पार्टी जिनके साथ गठबंधन में है, जो नक्सलियों का पोषक है, नक्सलियों को संरक्षण देते हैं और हमारे देश में सैनिकों को दंतेवाड़ा और दूसरे जगहों पर एक एक दिन में 50-50 सैनिकों को आईडी लगाकर ब्लास्ट करके शहीद कर देते हैं, उन देशद्रोहियों के साथ में कभी आशुतोष कुमार समझौता नहीं कर सकता। कन्हैया कुमार अगर चुनाव में तो उतरेंगे ही इस बार चुनावी मैदान में, तो आप सपोर्ट करेंगे या नहीं? दो बात है, अभी तो कल तक तो मैं केवल भूमिहार ब्राह्मण का नेता था, आज मैं भाजपा का भी नेता, कार्यकर्ता कह सकते हैं, सिपाही कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि भूमिहार होने के नाते यदि मैं आज भाजपा में नहीं भी होता तब भी कन्हैया कुमार को तो समर्थन नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष रहे हैं आशुतोष कुमार ने 2022 में परशुराम जयंती पर तेजस्वी यादव को मंच पर बुलाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद अपनी पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब 2025 चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर फिर से राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। आखिरकार बार बार प्रयोग करने वाले आशुतोष कुमार की राजनीति को ब्रिज बिल्डिंग कहा जाए या अपॉर्चुनिज्म, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे आशुतोष कुमार और हमारे सभी सवालों के वो जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही रहेगा कि बीजेपी में आपको कौन लाया? कौन नेता, किस नेता से आपकी बातचीत हुई थी? देखिए, हमारे सभी नेता से अच्छे संबंध हैं। भारत, खास करके बिहार के जो भी नेतृत्व करता है, उनमें सबों से हमारी अच्छी पहचान है। आपने जो अभी इंट्रोड्यूस कराया, आपने कहा 2022 में हमने परशुराम जयंती पर तेजस्वी यादव को बुलाया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन आपने इस बात की जिक्र नहीं करी कि अभी पिछले मई में जो हम लोगों ने कार्यक्रम कराया परशुराम जयंती, उसमें माननीय विजय सिन्हा जी को भी आमंत्रित किया। जी, और सब सवाल एक एक करके लेंगे, हम एक एक करके सारे सवाल लेंगे। और जो पार्टी बनाने की बात थी, तो वो तेजस्वी यादव के आने के बाद हमने सुर्खियां बटोर कर पार्टी नहीं बनाई। तेजस्वी 2022 में आए, हमने 2020 में चुनाव लड़वाया और 47 विधानसभा सीटों से लड़वाया। हाँ, नई पार्टी थी और कोरोना की वजह से, चूंकि उसी समय पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी, तो बहुत ज्यादा हम लोग प्रचार प्रसार कर नहीं पाए। बावजूद इसके कम से बिहार के 4 से 5 सीटों पर हम लोग हार और जीत का कारण बने। जी, पार्टी में यहाँ लाने वाले तो हमारे कल जो सदस्यता दिलाए, हम तो उन्हीं को श्रेय देंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री जी और बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, तीनों के पहल पर ही या तीनों से बात करके ही हम पार्टी में। और बीजेपी से कैसे बातचीत कैसे शुरू हुई? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि मतलब आपने ही दावा किया था कि कई पार्टी आपको अप्रोच किए हैं, जेडीयू, जनसुराज, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब इतना मुखर रूप से भूमिहारों को आगे कर रही है, फिर आप भूमिहारों के, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण संगठन आपका संगठन है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस में जाने की बजाय आप बीजेपी चुने, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, हम तो इसलिए बीजेपी में आए हैं क्योंकि हमारे समाज का विगत 40 वर्षों से वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिल रहा है और कांग्रेस में जाने का कोई कारण नहीं बनता है। कांग्रेस के तरफ से भी जब भक्त चरण दास जी बिहार प्रदेश प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे, तब भी हमको उनके तरफ से भी ऑफर मिला था। और राजद के तरफ से तो आपने पहले ही बताया, कोई ऐसे दल नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिनके तरफ से हमें मौका नहीं मिला। लेकिन क्या है कि अपनी विचारधारा जहां मिलती है, जहां हम सहज महसूस करें, हमने अभी तक विगत 12 वर्षों में कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी और हमने किसी दल को अपना दिल नहीं दिया, आप ये समझिए। और हम लोग रोज दल और दिल बदलने वाले लोग हैं नहीं, इसलिए बहुत ही बारीकी से इस पर विचार करके, अध्ययन करके, तमाम बिंदुओं पर
अभी आप बताइए कि विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, जैसे राजद है या कांग्रेस है या वामदल है, किनके साथ जाने के लिए कहती हैं? हम वामपंथियों के साथ जा नहीं सकते क्योंकि उन्हीं के सताए हुए हम लोग हैं। 90 के दशक में हमारे समाज के या किसान समाज के कह लीजिए कि सैकड़ों हजारों घर उजड़ गए। कितनी माताओं बहनों का माथे का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माताओं बहनों के हाथों की कांच की चूड़ियां टूट गई, उन्हें चांदी की चूड़ियां पहननी पड़ती है। आज मगध और शाहबाद क्षेत्र में आप जाएंगे तो ऐसी हजारों महिलाएं भरी पड़ी मिलेंगी आपको। गांव के गांव खाली ऐसे विधवाएं मिलेंगी आपको, मतलब 35, किसी गांव में 35 विधवा, किसी गांव में 70 विधवा ऐसे मिलती हैं जो नरसंहार में उनके परिवार गए हैं। हजारों एकड़ जमीनें परती पड़ी थी और किसान अपना गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए थे। नक्सलियों का गढ़ बना दिया गया था। हम उस समय 13-14 वर्ष की उम्र के थे और उस समय भी मतलब समझिए कि उस 13-14 वर्ष की उम्र में भी हम घर में नहीं सोते थे। हम लोग 2 वर्षों तक बाहर खलिहान बोला जाता है, जिसमें धान का पुंज जो उसका पुआल होता है उसमें सोते थे छुप कर, ताकि रात में नक्सली घेर न ले। तो वैसे लोग, वैसी पार्टी जिनके साथ गठबंधन में है, जो नक्सलियों का पोषक है, नक्सलियों को संरक्षण देते हैं और हमारे देश में सैनिकों को दंतेवाड़ा और दूसरे जगहों पर एक एक दिन में 50-50 सैनिकों को आईडी लगाकर ब्लास्ट करके शहीद कर देते हैं, उन देशद्रोहियों के साथ में कभी आशुतोष कुमार समझौता नहीं कर सकता। यदि क्षणिक समझौता कर भी लेते तो बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं होता, बहुत दिन तक टिक नहीं पाते उनकी विचारधारा से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जब हमने रिकॉर्ड देखा तो ये समझ में आया कि इस पार्टी में जो भी व्यक्ति जाता है, इस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल इतनी स्पष्ट है कि वो जब तक राजनीति करता है तब तक इस पार्टी को छोड़ता नहीं। छोड़ने वाले एक के दुख के ऐसे लोग हैं जिनको भटकती हुई आत्मा कह सकते हैं, जिनको कहीं चैन नहीं है। बाकी इस पार्टी की एक अपनी विचारधारा है और इस पार्टी में सबसे बड़ी खूबी, जैसे अभी बिहार के डिप्टी सीएम जी का ही उदाहरण ले सकते हैं। बतौर कार्यकर्ता माननीय विजय सिन्हा जी ने इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण की थी। प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के रास्ते आज डिप्टी सीएम तक पहुंचे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष भी बने। आप मोहन यादव, श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का देख सकते हैं, भजन लाल जी को देख सकते हैं, आप रघुवर दास जी को देख सकते हैं। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस पार्टी में भरे पड़े मिलेंगे, जो कि एक साधारण कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया जा सकता है, जो कि ना कांग्रेस में देखने को मिलेगा, न राजद में देखने को मिलेगा। ना ही सोनिया गांधी जी ये घोषणा कर सकती हैं कि हमारा अगला दावेदार प्रधानमंत्री का राहुल गांधी के जगह पर खड़गे जी होंगे, और ना लालू प्रसाद जी कह सकते हैं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का दावेदार तेजस्वी के जगह पर कोई और साधारण यादव होगा। तो ये मतलब डिफरेंस है, ये अंतर है। इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया और वहां मुझे सहज महसूस। आपके हिसाब से मतलब बीजेपी पहले से ही भूमिहारों का नेचुरल घर रही है ना? तो फिर आशुतोष कुमार की भूमिका अलग कैसे होगी? देखिए, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और हमारी भूमिका तो सबसे पहले तो हम पार्टी और उनके नेतृत्व पर यह आभार प्रकट करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई इस तरह का उद्योगपति घराने से जिसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, एक साधारण सेना में, आर्मी में नौकरी करने वाले व्यक्ति जो 8.5 साल तक देश की सेवा दिया, 6.5 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में, उसे इतना सम्मान के साथ में अपनी पार्टी में स्थान दिए, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और चूंकि हमने 12 वर्षों में बिहार में संघर्ष करके 12-13 वर्षों में हमने संगठन गढ़ना सीखा है और एक साधारण सा व्यक्ति अकेला शुरुआत किया और पूरे भारत में अपने संगठन में 10 लाख सदस्यों को जोड़ा। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, सूरत, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, नोएडा, मतलब 10 लाख सदस्यों को अपने संगठन में जोड़ा। एक आम व्यक्ति जिसके पास बहुत संसाधन नहीं थे, बावजूद इसके, तो इसका लाभ पार्टी को मिल सकता है कि हमें संगठन गढ़ने की जानकारी है कि संगठन कैसे गढ़ा जाता है, कार्यकर्ता कैसे बनाए जाते हैं, लोगों को कैसे साथ जोड़कर चल सकते हैं, कैसे सभा सम्मेलन को सफल बनाया जा सकता है, कैसे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकते हैं, इसका लाभ पार्टी को मिल सकता है। आशुतोष कुमार जी, बिहार बीजेपी में अक्सर ये चर्चा भी होती है राजनीतिक गलियारों में या पत्रकारों के बीच की जो लीडरशिप गैप है वो हमेशा दिखता है बिहार बीजेपी में। तो क्या आप वो भरने के लिए आए हैं या आप मानते हैं कि कोई और लीडर के तौर पे उभर रहा है?
नहीं देखिए, नए नेतृत्व की आवश्यकता तो हर दल को होती है। हम्म। जैसे पुराने वाले भी हैं, वो हमारे सम्माननीय है, माननीय है, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में हमें आगे बढ़ना है और हमारे सम्माननीय है। लेकिन जब नए लोगों को, जैसे हम फौज की ही बात कर रहे हैं, यदि हम आर्मी में नौकरी कर रहे हैं तो हम यदि 15 साल नौकरी कर ली और नए रिक्रूट्स की बहाली नहीं होगी तो हम वो स्ट्रेंथ पूरा कैसे करेंगे? हम बॉर्डर पर स्ट्रेंथ कैसे पूरा करेंगे? हम पोस्ट पर स्ट्रेंथ पूरा कैसे करेंगे? हम अदर ड्यूटीज के लिए स्ट्रेंथ पूरा कैसे करेंगे? तो पार्टी को भी चाहिए कि नए जो लीडरशिप अलग अलग वर्ग में, अलग अलग, जैसे हर पार्टी जाति समीकरण से आती है या सामाजिक समीकरण से आती है, तो हर वर्ग से चाहिए कि जो नए लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनका अनुभव ग्राउंड पर है और जिनमें एक भविष्य दिख रहा है या जिनके भीतर एक दक्षता है, क्षमता है कि वो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, वैसे लोगों को मौका देना चाहिए पार्टी को। आपका पीला गमछा कहाँ है? आप हर मंच पे, हर इंटरव्यू में पीला गमछा लिए हुए दिखते हैं। हमारा पीला गमछा तो इतना चर्चित हो गया मैम। पहले जब बिहार में ये स्थिति थी कि हम लोग किसी कपड़े दुकान पर जाते थे या हमारे कार्यकर्ता कि भैया पीला गमछा, तो पीला गमछा तो हम लोग केवल गायत्री यज्ञ में यूज करते हैं, उसके अलावा यूज नहीं होता था। अब तो ये पीला गमछा देख रहे हैं बिहार में कोई और भी लेकर घूम रहे हैं, 3-3 4-4 पार्टियां पीला गमछा रख ली। तो हमने कहा कि भैया ये पीला गमछा का जितना प्रचार होना था हो गया, अब मैं भगवा रखूंगा, कल से आपको भगवा दिख जाएगा। तो भगवा आपने धारण कर लिया? जी हाँ, ये भगवा तो हमारी निशानी है ना। आप जब बिहार में का, बिहार नहीं, पूरे मतलब आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में आप देखेंगे, खास करके हम जिस वर्ग से आते हैं, आप उनके गांव में जाएंगे ना तो आप उनके हर एक घरों में आपको हनुमान जी का भगवा झंडा मिल जाएगा आंगन में लगा हुआ, जो बताता है कि हम लोग कैसे भगवा के प्रति हमारा प्रेम है और कैसे हम लोग सनातनी हैं। तो ये तो हमारे खून में है। और जनेऊ पहनने वाले लोग, शिखा रखने वाले लोग, तिलक करने वाले लोग, रक्षा सूत्र बांधने वाले लोग, ये हम ही लोग तो हैं जो सनातन के लिए सबसे मजबूत ध्वजवाहक बनकर सब दिन खड़े रहे हैं। और सनातन की रक्षा करने वाली पार्टी को भी जितना बल पड़ा है बूथ से लेकर और ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने तक में अपना 100% योगदान दिया है। अच्छा आशुतोष जी, ये बताइए कि 90 के दशक में जब लालू यादव की सरकार थी, उस दौर में सवर्णों और खास करके भूमिहार समाज को ये लगता था कि उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया है, लेकिन आप वो शख्स थे जिन्होंने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जरिए समाज को संगठित किया और बाद में आरजेडी तक ले गए। इस लंबे सफर को देखते हुए आपको लगता है कि भूमिहार राजनीति आज भी उसी 90s वाली सोच में से प्रभावित है या वक्त बदल रहा है? देखिए, उससे पहले तो आपको बता दूं कि पिछले 35-40 साल से पहले की यदि बात करें तो हम लोग तो 100% हमारे समाज के, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग मूव करते हैं चुनाव के समय में, उनके लिए बूथ पर बिल्कुल मजबूती से खड़े रहते हैं और वोटर कार्यकर्ता तैयार करते हैं। उसी प्रकार से पहले कांग्रेस के लिए रहा करते थे, लेकिन कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है और इनका आरजेडी के साथ में हाथ मिला, ये हमारे समाज का, हमारे वर्ग का बिल्कुल मोह भंग कर दिया कांग्रेस से। और इस वजह से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी सूट करी, ऐसा लगा क्योंकि हम लोग सनातनी और राष्ट्रवादी लोग हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग भटके हुए थे कहीं और थे, अब हम लोग अपने असली घर में आए हैं। तो 90 का दशक वो दौर है मैम कि इसको इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अभी वो माताएं बहनें भी जिंदा हैं जिनके पति छिन गए, जिनके बेटे छिन गए, जिनका बाप छिन गया या जिनका परिवार मतलब पूरा का पूरा तहस नहस हो गया, वो सब जिंदा है। वो सब अभी भी बातें ताजा करा देती हैं जब उनको देखते हैं, या उन गाँव में जैसे बात है, ये सेनारी जाइए, चौरम जाइए, मियापुर जाइए, शंकर बीघा जाइए, तो आप जब जाएंगे तो जब वो जो वहां जो मारे गए लोगों की जब सूची देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें सबकी उम्र के साथ कोई 12 वर्ष का, कोई 14 वर्ष का, ऐसा नहीं केवल राजपूत, भूमिहार या ब्राह्मण मारे गए, उसमें सभी जाति। लालू प्रसाद एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए तमाम जाति के लोगों को बिहार में कटवाया और लाशों की सीढ़ी बनाकर कुर्सी पर बैठे रहे। इतना बड़ा, मतलब एक शब्द कह रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि उन्हीं के बेटे के साथ तो आपने जयंती पर मंच साझा किया, A to Z का नारा दिया और फिर
उस वक्त तेजस्वी A to A Z to का Z नारा भी दिए, उन्होंने दिया। भूमिहारों के लिए काफी मीठी बातें भी कहें, फिर उसके बाद हाँ, आपके समाज में विरोध जब A पैदा to Z हुआ। उन्होंने जब A to Z का नारा दिया तो मुझे लगा कि शायद ये लालू जी और राबड़ी जी से इतर होकर अपनी नई विचारधारा की युवा पीढ़ी है और नई विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं और सभी वर्गों को समाहित करके एक बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि एक बार परखने में क्या दिक्कत है, ये सोचकर हमने कहा कि ठीक है, तो सबसे पहले उसी वर्ग से शुरुआत किया जाए जिस वर्ग को आपने सबसे अधिक प्रताड़ित किया है, आपके शासनकाल में प्रताड़ित हुआ है। और हमने इसलिए परशुराम जयंती पर उनको आमंत्रित किया और वो आए भी। हमसे पूछे कि सामने वाले बोले कि ये आपके कुकर्मों से काफी, आपके पिताजी माताजी कुकर्मों से काफी नाराज हैं, तो आपके सामने बैठे हैं, आप समझिए। उन्होंने जाते ही कहा था कि इंसान वही अच्छा होता है जो पिछली गलतियों के लिए माफी मांग ले। हम पिछली गलतियों के लिए ही माफी मांगने आए हैं। आप हमें वोट दीजिए ना दीजिए, हम आपको पूरा हक देंगे, पूरा सम्मान देंगे। हम A to Z की बात करते हैं। जब इस तरह की बातें हुई तो मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है कि बंदा अपना पुराना विचारधारा से अलग हटकर नई राजनीति करने लगे। लेकिन जब उसी मंच पर ठीक 20 दिन बाद बिहार के एक मंत्री आलोक मेहता जी, उन्होंने कार्यक्रम करवाया और उस कार्यक्रम का नाम ही था 100 में 90 शोषित है और उसके बतौर मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव जी। हमें ये समझ नहीं आया कि कितना बड़ा गिरगिट है। तो नीतीश जी को ऐसे ही ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। ये तो ये सबसे बड़ा गिरगिट और पलटो मार ये है बंदा, क्योंकि इतना जल्दी रंग बदलना। 20 दिन पहले जिस स्टेज पर जाकर लोग कह रहे हैं कि A to Z की बात कर रहे हैं, हम सबों को सम्मान देंगे, और वहां कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग मत भैया, और 10% का तुम विरोध कर रहे हो, वो तो इसका मतलब चाहिए नहीं आपको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बातें कभी सुनने को नहीं मिलेगी कि फलाने जाति का विरोध कर दो, फलाने वर्ग का विरोध कर दो, फलाने धर्म का। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बाद में मुझे एहसास हुआ कि सांप का बच्चा सपोला ही होता है। सांप का बच्चा सपोला ही होगा, और वो जो उनके जहन में है ना, जो उनके जिन में है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। आज देखिए अलग अलग वर्गों के महापुरुषों या कुछ जो लोग हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां ये अपने प्रवक्ताओं को आगे लाकर करवाते हैं, कुछ भी बुलवाते हैं। चुनाव के समय ये चाहते हैं, जैसे इनके पिताजी की रणनीति रही है कि चुनाव जब नजदीक आए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, दलित पिछड़ा करो, हिंदू मुस्लिम करो, और किसी भी तरह से लाशों की ढेर पर भी जाना पड़े तो जाओ और सत्ता की कुर्सी हथियाओ। लेकिन वो जब लालू जी का दौर था, वो 90 का दशक था, इंटरनेट छोड़िए, ट्विटर छोड़िए, इंस्टाग्राम छोड़िए, उस समय तो डिश टीवी भी बहुत कम घरों में थे। लोग रेडियो और ब्लैक एंड व्हाइट पर दूरदर्शन पे समाचार सुना करते थे। अब तो सारी बातें अभी TV9 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर मैं यहाँ से रख दे रहा हूँ। आप दिल्ली नोएडा में बैठी हैं, मैं पटना में बैठा हूँ। तो अब ये जमाना है। अब तेजस्वी यादव जो पुराना वाला ही रास्ता अपनाना चाह रहे हैं वो चलेगा। अब उनकी सारी बातों की पोल खुल जाएगी। आशुतोष जी, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। जहानाबाद से आपने लड़ा था, लेकिन नतीजा जो था वो उम्मीद से बहुत अलग रहा। सिर्फ 13,213 वोट आपको मिले। इससे लगता है कि आपका व्यक्तिगत जनाधार उतना मजबूत नहीं है जितना अमूमन दिखता है। इस नतीजे से आपने क्या सबक लिया, ये बताइए। अब इस बार कैसे अलग होगा? ये इस समाज का NDA के प्रति अगाध प्रेम, और हमने वहां लड़ा था, ये कारण था कि भाई NDA एक सीट हमारी जो हमारे समाज की थी, चूंकि मैं उस समय सामाजिक संगठन चला रहा था, और ये हमारे वर्ग की सीट थी, हमारे जाति के लोगों को यहाँ से टिकट मिलता था। और ये एक आप उस समय हम षड्यंत्र ही शब्द यूज कर रहे थे कि उसके तहत ये हमारी सीटें हमसे छीनी गई और दूसरे वर्ग को दे दिया गया। तो भैया हम लोग कहाँ जाए चुनाव लड़ने के लिए? तो हम चुनाव में आगे आए। फिर एक और हमारे ही वर्ग से नेताजी आ गए बसपा का टिकट लेकर। हालांकि उन्होंने पहले इनकार किया था चुनाव लड़ने से, बाद में वो आ गए। काफी पैसा भी खर्च किए, 5-7 करोड़ रुपए खर्च किए। और उसके बाद अब पहले क्या था कि त्रिकोणीय मुकाबला था। लोगों को लगा कि भाई एक तरफ JDU है, दूसरी तरफ RJD है, और तीसरी तरफ हमारा अपना उम्मीदवार है जो हमारी बात करता है। लेकिन जब एक और नेताजी की एंट्री हुई तब लोगों को लगा कि अब तो ये जीत नहीं पाएगा, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं रहा। अब तो यहाँ हमारे वोट 2 जगह बढ़ जाने हैं। और यही कारण हुआ कि लोगों में भारी नाराजगी हुई, भारी मतलब असंतोष हुआ। और कुछ लोग
आरजेडी को वोट कर दिए, कुछ लोग जेडीयू को वोट कर दिए, कुछ लोग नोटा में डाल दिए, कुछ लोग हमें दिए, कुछ लोग बसपा, मतलब इस तरह से तितर बितर हो गया वोट। यही कारण रहा कि अपेक्षा के हिसाब से मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये रिजल्ट होगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा व्यक्ति मैं हूं जिसने भूमिहार ब्राह्मणों का सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में बुलाया 2019 में। इस बार कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं आप? बिना कोई मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, बिना कोई मजबूत राजनीतिक घराने का, बगैर जेब से 50 पैसे खर्च किए हुए, हाँ पैसा नहीं खर्च किया, पसीना खर्च किया था, 6 महीने तक घर नहीं गया था, 4000 गांव का दौरा किया, और इसी पटना के गांधी मैदान में, जिसको अति बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, जिस समाज में कहा जाता है कि इसमें कार्यकर्ता पैदा ही नहीं लेता, सब नेता ही पैदा लेते हैं, उस समाज के 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाई है। पटना का कोई ऐसा सभागार नहीं, चाहे बापू सभागार हो, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, रविंद्र भवन हो, जिसे हमने भरा नहीं। झारखंड की कोई ऐसा जिला नहीं, उत्तर प्रदेश के आधे जिलों में हमने कार्यक्रम करे, दिल्ली का कोई ऐसा एनसीआर का, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, तुगलकाबाद, या जहां भी हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां एक दिन का मौका मिले और हजारों लोग नहीं इकट्ठे कर दो। अभी जैसे हम लोग अभी कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिल्ली में, बिहार संगम का, ताल कटोरा स्टेडियम में सितंबर में करेंगे, संभवतः माननीय गृह मंत्री जी भी उसमें भाग लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। अब चुनाव के समय क्या होता है कि हम लोग थोड़ा हिसाबी किताबी समाज वाले लोग हैं, इनको लगता है भैया इतना वोट करेंगे तो शायद ये जीत ना पाए, लेकिन हमारी एनडीए हार गई। किसी भी सूरत में एक ये था कि भाई हमारा अगर निर्दलीय कैंडिडेट है जो हमारी बात करने वाला वो जीत रहा है तो ठीक है, और नहीं तो एनडीए नहीं आ रही। तो इस वजह से थोड़ा इस बार विधानसभा चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं आप? ये तो पार्टी को तय करना है, कहां से पार्टी लड़वाएगी, पार्टी को लगेगा। आपको पता होगा आपका वोट बैंक कहाँ है? अब तो मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ से ज्यादा पार्टी का स्वार्थ मेरे लिए, व्यक्तिगत हित से ज्यादा पार्टी का हित मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने समझा है क्षेत्रों को दौरा करके अलग अलग, तो मगध और शाहबाद में पार्टी अभी थोड़ी कमजोर दिखी है 2020 के चुनाव में, और वहाँ कम सीटें, मतलब आप समझिए कि बहुत ही कम सीटें हम लोग, मतलब 1/4 सीट जीत पाए हैं एनडीए, और मैक्सिमम सीटें वहाँ आरजेडी और वामपंथी दलों के हाथों में गई है। और वो मेरा गृह क्षेत्र एक आखिरी सवाल, तो मैं चाहता हूँ कि जी, हाँ जी, आखिरी सवाल है मेरा जी, बताएं कि कन्हैया कुमार अगर चुनाव में तो उतरेंगे ही इस बार चुनावी मैदान में, तो आप सपोर्ट करेंगे या नहीं? क्योंकि आप भूमिहार और ब्राह्मण के एक नेता माने जाते हैं, तो उस लिहाज से आप सपोर्ट करेंगे या नहीं कन्हैया कुमार को? 2 बात है। अभी तो कल तक तो मैं केवल भूमिहार ब्राह्मण का नेता था, आज मैं भाजपा का भी नेता हूं, कार्यकर्ता कह सकते हैं, सिपाही कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि भूमिहार होने के नाते यदि मैं आज भाजपा में नहीं भी होता तब भी कन्हैया कुमार को तो समर्थन नहीं करता। कन्हैया कुमार अपने मुंह से कह सकते हैं क्या कि वो भूमिहार है? उन्होंने तो कहा है कि भूमिहार होना मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, भूमिहार होने की सजा भुगत रहा हूं। उन्होंने कहा है कि भूमिहार मतलब ये क्या है, मतलब वो स्वीकार ही नहीं करते कि हम भूमिहार हैं। और शॉर्टकट राजनीति के चक्कर में, शॉर्टकट पब्लिसिटी के चक्कर में उन्होंने एक भारी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें ऐसा भुगतना पड़ रहा है कि उनकी जाति में उनकी स्वीकारता नहीं है। और यही वजह है कि इतनी लोकप्रियता होने के बाद और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट मिलने के बाद भी कन्हैया कुमार 2 चुनाव लड़े, लेकिन दोनों में रिजल्ट नकारात्मक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत किए, बहुत धन्यवाद। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।